हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ध्यानम क्लासेस। ध्यानम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छी होंगे। तो चलिए, ये हमारा पॉलीमर्स का तीसरा क्लास होने जा रहा है। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं और वहाँ पे, ताकि आपको ये लेक्चर जो है अच्छे से समझ में आए। तो चलिए, बिना देरी करते हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है रवि रंजन और आप देख रहे हैं ध्यानम क्लासेस। मैंने आपको दो लेक्चर के अंतर्गत मैंने आपको ये बताया था पॉलीमर्स क्या होता है और पॉलीमर्स के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। और मैंने बताया था पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन। मैंने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर्स के आधार पर बताया था पॉलीमर्स दो प्रकार के होते हैं, होमोपॉलीमर्स होता है, कोपॉलीमर्स होता है। होमोपॉलीमर्स के जो एग्जाम्पल थे, पॉलीथीन, मैंने उसके बारे में पढ़ाया था। पॉलीथीन में हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या है, लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या है, कैसे प्राप्त करते हैं, उसको बताया था। अच्छा, उसके बाद कोपॉलीमर्स में आप लोगों को सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने पॉलिएस्टर के बारे में बताया था। और उसके बाद फिर था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, मतलब जो है उसके स्रोत के आधार पर पॉलीमर्स का, बहुलक का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया था। तो मैंने उसको भी बताया था कि पहला होता है प्राकृतिक बहुलक, फिर होता है मानव निर्मित जिसको हम लोग संश्लेषित बहुलक कहते थे, फिर तीसरा बताया था अर्ध संश्लेषित बहुलक होता है, सेमी सिंथेटिक होता है। और उसमें पहला एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को नेचुरल रबर के बारे में बताया था। तो आप लोग रिवीजन कर लिए होंगे ऐसा मुझे विश्वास है, और आप लोग लगातार पढ़ते रहें और लगातार प्रैक्टिस में रहें। प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना है। अगर आप प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो फिर आपको समझ में धीरे धीरे कम आना, मतलब कम आना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका पढ़ाई से मन हटना ये ऑटोमेटिक है कि पढ़ाई से आप दूर भागने लग जाओगे। तो चलो, मैं आज आप लोगों को बताता हूँ। अब जो है अगला टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। मैंने ये पिछले क्लास में आप लोगों को ये बताया था कि जो नेचुरल रबर होता है वो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? रबर ट्री से प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं? तो मैंने बताया था कि रबर ट्री से दूध के तरह एक सफ़ेद पदार्थ निकलता है जिसको लेटेक्स कहा जाता है। और उस लेटेक्स को जब हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं तो इकट्ठा करने के बाद हम उसमें एक केमिकल मिलाते हैं, एसिटिक एसिड 1% मिलाते हैं, जिससे वो लेटेक्स जो होता है जम जाता है, कोगुलेट हो जाता है, स्कंदित हो जाता है। और वो स्कंदित पदार्थ को ही हम लोग रबर कहते हैं, नेचुरल रबर कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी डिमेरिट उसकी ये थी कि वो नेचुरल रबर का जो प्योर फॉर्म होता है, शुद्ध रूप होता है, उसका हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो रबर जो है काफ़ी कमज़ोर होता है, उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। अगर उस रबर को हम थोड़ा सा भी खींचेंगे तो वो रबर ब्रेक हो जाएगा, वो रबर टूट जाएगा। तो उसके लिए क्या है, तब फिर रबर का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका है। क्या तरीका है? रबर, जो नेचुरल रबर है, जो प्राकृतिक रबर है, उसे कुछ ऐसे पदार्थ मिलाकर उसे उसे मजबूत बना दिया जाए। तो बोलोगे सर कैसे मजबूत बनाया जाता है? तो उसको मजबूत बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें सल्फर को ऐड कर देते हैं। सल्फर को हिंदी में कहा जाता है गंधक। अगर हम उसमें गंधक मिला देते हैं, रबर की जो स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ जाती है और उसके बाद हम लोग उसका यूज करना शुरू कर देते हैं। तो रबर में गंधक मिलाना ही गंधकीकरण कहलाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2-2 मार्क में बहुत बहुत बार पूछे गए हैं कि रबर के गंधकीकरण से आप क्या समझते हो, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है। तो वल्केनाइजेशन ऑफ रबर होता है जब हम प्राकृतिक रबर में हम गंधक को मिला देते हैं, और गंधक के मिलाने से रबर की जो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, उसकी जो क्षमताएं बढ़ जाती है, खींचने की क्षमता जो बढ़ जाती है, उसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं गंधकीकरण, रबर की गंधकीकरण, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर कहा जाता है। तो ये भी हम पढ़ेंगे, एक टॉपिक में हम पढ़ेंगे रबर का वल्केनाइ मतलब जो है गंधकीकरण क्या होता है, मैं पढ़ाऊंगा।
बस अभी आपको बस एक आइडिया दे रहा हूं कि रबर को यूजेबल कैसे बनाया जा सकता है, प्रयोग में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो चलिए देखता हूं क्या लिखा हुआ यहाँ पे। कहा जाता है कि नेचुरल रबर को अधिक उपयोगी बनाने के लिए उसमें हम अल्प मात्रा मतलब कम मात्रा में जो है सल्फर मिलाते हैं, और यही प्रक्रिया वल्केनाइजेशन ऑफ रबर कहलाता है। इसको हम लोग कहते हैं गंधकीकरण कहते हैं, रबर का गंधकीकरण कहते हैं, रबर का गंधकीकरण कहलाता है। इंग्लिश हो जाता है वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। आप लोग इसको याद रख लेना। और जब सल्फर ऐड हो जाता है तो सल्फर ऐड हो जाने से रबर की स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाती है, रबर मजबूत हो जाता है। अब उस रबर का हम लोग आम जीवन में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और ये रबर के गंधकीकरण को एक अलग टॉपिक से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, बस अभी इतना है ताकि मैं आपको एक फॉर्मली आइडिया दे दिया हूं कि इस तरह से हम लोग रबर का यूज करते हैं। ठीक है, अगला है, हमने पहला पढ़ा था नेचुरल पॉलीमर्स। अब जो पढ़ने जा रहे हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स, जिसको कहा जाता है संश्लेषित बहुलक, या इसको हम लोग कहते हैं मानव निर्मित बहुलक, जिसे मानव ने बनाया हो। वो प्रकृति में मिलता था इसलिए उसका नाम था प्रकृति बहुलक। अब ये कौन सा बहुलक है? मानव निर्मित, जिसको मानव ने बनाया है। तो चलो देखते हैं मानव निर्मित क्या होता है। ये डेफिनेशन के अनुसार कहता है वे बहुलक जो पूर्णतः मानव निर्मित होते हैं, जिसको मानव ने बनाया है, उसी को ही कहा जाता है सिंथेटिक पॉलीमर, या इसको मानव निर्मित बहुलक भी कहते हैं, या हिंदी में संश्लेषित बहुलक भी कहा जाता है। अच्छा, संश्लेषित बहुलक में हम लोगों ने देखा है, पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने पॉलीथीन बनाया था। पॉलीथीन किसने बनाया? क्या प्रकृति में पहले से मौजूद था पॉलीथीन? नहीं, मानव ने अपने सुविधाओं के लिए बनाया, अपने कार्यों के लिए बनाया। तो ये जो पॉलीथीन है, ये पॉलीथीन किस प्रकार का मतलब बहुलक है? ये आप बोल सकते हो कि ये संश्लेषित बहुलक है। उसी तरह से दूसरा टेरेलिन। अब मैंने टेरेलिन के बारे में पढ़ाया था, जिसको पॉलिस्टर कहा जाता है, जिसको डेकोरोन कहा जाता है। तो ये पॉलिस्टर डेकोरोन जो है, ये भी तो मानव ने बनाया था, लैब के अंदर ये बना था, इंग्लैंड में बना था, याद है कि नहीं? चलो ठीक है। उसी प्रकार से पीवीसी को मानव ने बनाया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। अब उसके बाद पीपीएम। ये जितने भी आप एग्जाम्पल यहां लिखे देख रहे हो, ये सारे के सारे पॉलीमर्स मानव के द्वारा निर्मित हैं। अच्छा, इसमें से हम कौन कौन से एग्जाम्पल्स को पढ़ चुके हैं? हम लोग पॉलीथीन को पढ़ चुके हैं, हम लोग पॉलिएस्टर को पढ़ चुके हैं। क्या क्या नहीं पढ़े हैं? पीवीसी को नहीं पढ़े हैं। उसके बाद क्या नहीं पढ़े हैं? पीएमएम, इसको कहते हैं पॉलीमिथाइल मेथ एक्राइलेट, फुल फॉर्म होता है। अभी पढ़ेंगे तो देख लेंगे क्या होता है पीपीएम, क्या होता है पीवीसी, कैसे बनता है पीवीसी, उसके क्या क्या यूज होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या गुण है, सब चीज को देखूंगा। समझ में आया ना? तो चलो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलो बहुत अच्छा, अब आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, अब इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीपीएम। क्या पढ़ेंगे इसमें? सबसे पहला एग्जांपल पीवीसी, इसके बाद पढ़ेंगे। पहले पढ़ लेता हूं अपन लोग पीपीएम क्या होता है। पॉलीमिथाइल मेथ एक्राइलेट पढ़ने जा रहा हूं। ये तो अपने लोग पॉलीथीन पढ़ चुके, तभी नहीं पढ़ना है। पॉलिस्टर पढ़ चुके, नहीं पढ़ना है। दो ही एग्जाम्पल यहाँ पे अभी पढ़ूंगा। सबसे पहले पीपीएम पढ़ता हूं, उसके बाद पीवीसी पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब देखो पीपीएम। पीपीएम का मतलब ही होता है पॉलीमिथाइल मेथ एक्राइलेट, या इसको प्लेक्सी ग्लास भी कहा जाता है, या इसको ल्यूसाइट भी कहा जाता है। एकदम याद रख लेना, पीपीएम तो उसको शॉर्ट में कहा जाता है। फुल फॉर्म क्या होता है पीपीएम का? पॉलीमिथाइल मेथ एक्राइलेट, या प्लेक्सी ग्लास कहा जाता है। याद रखना, प्लेक्सी ग्लास या ल्यूसाइट का नाम दिया जाता है पीपीएम का। अच्छा, इसका बहुत जगह आप देख रहे हो, आजकल जो कांच बन के आता है, जैसे हम ट्रेन में जो
जब आप एसी वाले बॉगी में जब ट्रेन में जाओगे तो उसमें देखना, उसकी खिड़की में जो शीशा के तरह कांच लगा हुआ है वो क्या था? प्लेक्सी गिलास था। अच्छा, हम जो फोर व्हीलर के जो डोर मतलब जो है, हम फोर व्हीलर के जो विंडोज बनाते हैं, खिड़की जो बनाते हैं, वो शीशा नहीं होता है, वो प्लेक्सी गिलास था। अच्छा, आंखों में जो लेंस का इस्तेमाल करते हैं, प्लेक्सी गिलास का इस्तेमाल करते हैं। हम दांतों के लिए मतलब जो अपने जो आर्टिफिशियल टीथ बनाया जाता है, प्लेक्सी गिलास का। बहुत सारे ऑर्नामेंट्स आते हैं, ज्वेलरी आता है मार्केट में, जो प्लास्टिक का ज्वेलरी आता है वो प्लेक्सी गिलास। जब हम इसका यूज दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, अच्छा यही था प्लेक्सी गिलास, यही था पीएमएम। तो आप एकदम अच्छे से याद रखो, पीएमएम या इसको कहा जाता है ल्यूसाइट या प्लेक्सी गिलास। पीएमएम का मतलब होता है पॉलीमिथाइल मेथैक्राइलेट। आप पूछोगे सर ये कैसे प्राप्त होगा? तो यहां से नाम से ही क्लियर है, मेथ एक्राइलेट को जब हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो पीपीएम प्राप्त होता है। अरे जब मेथ एक्राइलेट को n संख्या में लेकर बहुलीकरण कराओगे तो क्या मिलेगा? बहुलक मिलेगा। किसका? पॉलीमिथाइल मेथ एक्राइलेट का। उसी का तो नाम होगा पीपीएम, पॉलीमिथाइल मेथ एक्राइलेट प्राप्त हो गया। क्लियर है? तो चलो इसको करके दिखाता हूं कैसे ये हमें प्राप्त होता है और क्या करना होता है हमें, इस बात को देखते हैं। ठीक है, अब देखो पॉलीमिथाइल मेथैक्राइलेट कैसे प्राप्त होता है। पॉलीमिथाइल मेथैक्राइलेट ये होता है मेथैक्राइलेट, CH2 डबल बॉन्ड C, फिर यहाँ पे एक CH3 जुड़ जाएगा और यहाँ COOCH3। इसी का नाम है मेथ एक्राइलेट। क्या नाम दिया गया है? मेथ एक्राइलेट कहा गया। ठीक है, मेथ एक्राइलेट इसे कहा जाता है। एकदम अच्छे से समझो, अच्छे से देखो। मेथ एक्राइलेट क्या है? CH2 डबल बॉन्ड C, एक CH3 ग्रुप लटक गया है और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOCH3। अच्छा, जब इसको हम n संख्या में लेंगे, कितनी संख्या में लेंगे? n संख्या में लेंगे। और n संख्या में लेने के बाद, क्योंकि बहुलक बना रहे हैं, बहुलक बनाने के लिए हमें n संख्या की आवश्यकता है। एक संख्या में लेंगे तो बहुलक बन ही नहीं सकता है, क्योंकि बहुलक में n संख्या का चयन होता है। तो n संख्या में लिए और इसका हमने क्या कराया? बहुलीकरण कराया। क्या कराया? बहुलीकरण। अच्छा, बहुलीकरण किसके उपस्थिति में कराएंगे? पर ऑक्साइड के उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में करा देंगे? पर ऑक्साइड के उपस्थिति में। जैसे ही इसका बहुलीकरण कराते हैं तो क्या होता है? आप जरा देखो, यहां पर आपको कोई OH ग्रुप नजर आ रहा है क्या? बोलोगे सर कोई OH ग्रुप नहीं है। जब कोई OH ग्रुप नहीं है तो आप जरा सोच के देखो कैसे बहुत सारे मेथ एक्राइलेट आपस में रिएक्शन करके जुड़ेंगे। तो आप बोलोगे सर OH नहीं है, तो एक ऑप्शन है डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड को तोड़ा जाएगा और उसी को तोड़कर जब पोजीशन खाली होगा और वही पोजीशन पे नया ग्रुप को जोड़ा जाएगा और इसी तरह से जोड़ते जोड़ते हमें पीपीएम प्राप्त होगा। तो चलो करके दिखाता हूं कैसे ये हो रहा है। दिखाई दे रहा है ये? चलो बहुत अच्छा। ये क्या है? मेथ एक्राइलेट है। अब क्या हो जाएगा, यहां पे हम मेथ एक्राइलेट जो है, अब इसका एक और दें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे अब इसको जोड़ रहा हूं तो ये हमारा मैथ एक्राइलेट है n संख्या में। अब क्या होगा, यहाँ का ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। ये बोलेगा डबल बॉन्ड तोड़ो, ये डबल बॉन्ड देखते रहना कैसे हो रहा है। ये डबल बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड टूटा तो क्या हुआ,
ये वाला COOH को और H3 को ऊपर आप लिख दो ऐसे करके, इसको ऊपर जोड़ दो COOCH3। अच्छा ये डबल बॉन्ड था यहाँ पर, था कि नहीं था? ये डबल बॉन्ड को हमने तोड़ा। अब जैसे डबल बॉन्ड तोड़ा तो क्या हुआ, एक पोजीशन इसका इधर खाली हो गया, एक पोजीशन इधर खाली हो गया। इस पोजीशन खाली होने के बाद दूसरा मिथाइल मेथ एक्राइलेट जो है आके जुड़ेगा, और इस साइड भी क्या होगा, दूसरा मिथाइल मेथ एक्राइलेट। इसका पूरा नाम है मिथाइल मेथ एक्राइलेट है, हम यहाँ पे मेथ एक्राइलेट लिख दिए हैं, तो आप यहाँ समझना मिथाइल मेथ एक्राइलेट है। तो ये दो पोजीशन, एक ये वाला पोजीशन और एक ये वाला पोजीशन, लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो पोजीशन है डबल बॉन्ड के टूट जाने से खाली हो चुका है। अब इस खाली स्थान पर इस साइड में बहुत सारा मिथाइल मेथ एक्राइलेट आके जुड़ेगा, और इधर भी बहुत सारा मिथाइल मेथ एक्राइलेट आके जुड़ेगा, और ये सिलसिला n संख्या तक चलता रहेगा। तो उतना हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ n कर देना, और इसी का नाम है, जब n संख्या में मिलता है तो पोली मिथाइल PMMA, पोली मिथाइल मेथ एक्राइलेट कहा जाता है। एकदम याद रख लेना, कितना आसान है। आप एक बार इसको नजर डाल लो, ये क्या है, मेथ एक्राइलेट है। अच्छा आप एक चीज बताओ, ये मेथ एक्राइलेट जो है वो होमोपोलीमर है या कोपोलीमर है? मैंने बताया था होमोपोलीमर क्या है, कोपोलीमर क्या है। आप यहां देख के बताओ, क्या ये एक अणु से मिलके बना है या अलग अलग अणु से मिलके बना है? आप सोचो, आप कमेंट में लिखोगे कि PPM होमोपोलीमर है या कोपोलीमर है। ये आपके लिए है, क्योंकि मैंने होमो और को दोनों के बारे में पढ़ाया है। क्लियर है? तो ये याद रख लेना, पूछा जाएगा पॉलीमेथाइल मेथ एक्राइलेट का PPM का मोनोमर्स क्या है, तो मोनोमर्स का नाम है मिथाइल मेथ एक्राइलेट। क्या नाम है इसका? पूरा नाम हो गया मिथाइल मेथ एक्राइलेट। और मिथाइल मेथ एक्राइलेट जब n संख्या में आके जुड़ जाता है तो PPM का निर्माण करता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अच्छा किसके प्रेजेंस में कराया रिएक्शन? पेरोक्साइड के प्रेजेंस। अब यहाँ पे वही आप देखो रिएक्शन, तो क्या कहा गया यहाँ पर, मिथाइल मेथ एक्राइलेट को पेरोक्साइड की उपस्थिति में जब बहुलीकरण कराते हैं, पॉलीमराइजेशन कराते हैं, तो PMMA की प्राप्ति होती। अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा रहा है? इसका इस्तेमाल लेंस में कराया जा रहा है। लेंस बना रहे, जो आंखों में लेंस पहनते हैं ना, वहां पे लेंस बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। आई लेंस, कॉन्टेक्ट लेंस होता है ना, आई लेंस बनाने में कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग कर रहे हैं वायुयान का खिड़की, जो विंडोज होता है, विंडोज का जो आप कांच के तरह जो दिखने वाला होता है, शीशा के तरह जो दिखने वाला होता है, वो वास्तव में वो शीशा नहीं है, वो पेरेक्सी गिलास होता है। प्लास्टिक का ज्वेलरी, जो ऑर्नामेंट्स होता है, ज्वेलरी होता है, गहने होते हैं, मार्केट में आप देखोगे डायमंड कलर का बहुत तरह का मतलब मार्केट में प्रोडक्ट होता है। वो वास्तव में जो आर पार दिखने वाला है, जो आर पार प्लास्टिक का जो मार्केट में आपको नजर आता है, जो गहने को, जो जेवर, वो वास्तव में क्या है, पेरेक्सी गिलास का है। और भी कई इसके इस्तेमाल जो है किए जाते हैं, हम देखेंगे। आप देखो यहाँ पे क्या किया गया है, ये n संख्या में लिया गया, क्या, मिथाइल मेथ एक्राइलेट को n संख्या में लिया गया है और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया गया है। तो ये जब डबल बॉन्ड टूटा, यहाँ से एक पाई बॉन्ड जब हटा, पाई बॉन्ड के हट जाने से एक पोजीशन यहाँ पे खाली हो गया, एक पोजीशन यहाँ पे, और ऊपर में नीचे वाला CH3 को ऊपर दिखा दिया, और ये COOCH3 को नीचे ड्रॉ कर दिया और दिखा दिया n संख्या में इधर, n संख्या में इधर, यहाँ n संख्या में जोड़ दी, उसी को कहा PMMA। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया आपने? चलिए बहुत अच्छा। अब देखो इसका इस्तेमाल दिखा रहा हूं कहाँ कहाँ हो रहा है। आप देखो ऐसा वाला आप देखोगे, मतलब इस तरह का ऐसा दिख रहा है, लग रहा है छुओगे तो प्लास्टिक है, कांच, ये शीशा नहीं है, ये प्लास्टिक के जैसा दिख रहा है।
और ये क्या है, इसके आर पार दिख जाएंगे, और ये इसका ज्वेलरी बनाया जाता है। अब इस अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर में मिलता है। जो मार्केट में आर्टिफिशियल मोती वोती के जैसा जो गहने जेवरात सब जो है बना के बेचे जाते हैं, वो वास्तव में पेरेक्सी गिलास था। आई कांटेक्ट लेंस में इसका इस्तेमाल हो रहा है। जब हमारे हड्डियों के बीच में जब मतलब कैविटी हो जाता है, गैप हो जाता है, तो उस गैप को भरने के लिए भी हम PMM का इस्तेमाल करते हैं। हमारे बैकबोन के सर्जरी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारे आर्टिफिशियल टीथ, जो हम लोग आर्टिफिशियल टीथ बनवाते हैं, उसमें भी पेरेक्सी गिलास का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे जगहों पर इसका पेरेक्सी गिलास का होता है। विंडोज़ में तो होता ही होता है, चाहे ट्रेन का देख लो आप, मतलब जो 4 व्हीलर ले लो आप, वायुयान ले लो, एरोप्लेन ले लो, वो सब के विंडोज़ जो हैं पेरेक्सी गिलास से ही बने होते हैं। आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो इसका भी ले सकते हो आप, ठीक है। चलो, ये पेरेक्सी गिलास। अब अगला जो है हमारे पास पॉलीमर्स है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मार्केट में आपको हर मतलब जो प्लास्टिक वाला या इलेक्ट्रिकल दुकान में आपको देखने को, या हार्डवेयर की दुकान में PVC का आप नाम अधिकांश सुने होंगे। अब जाते हो पाइप लेने, आप जाओगे तो मतलब वायर लेने, तो पूछेगा PVC वाला चाहिए या लोकल चाहिए। PVC में अगर आपको बोलेगा PVC चाहिए तो आपका रेट पहले बता देगा, इसका डबल रेट होगा, इसका इतना प्राइस होगा। आखिर क्या है ऐसा खासियत PVC में जो उसका ज़्यादा दाम लिया जाता है, ज़्यादा उसका प्राइस मतलब जो है देखने को मिलता है। तो चलो देखता हूँ PVC कैसे बना है, PVC कैसे किस प्रकार बनता है। PVC का फुल फॉर्म ही है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या नाम है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब बोलोगे सर पॉलीविनाइल क्लोराइड मतलब विनाइल क्लोराइड जब बार बार रिपीट कर जाएगा तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाएगा। अब बोलोगे सर विनाइल क्लोराइड क्या होता है? देखता हूं विनाइल क्लोराइड क्या होता है। क्लियर है? तो चलो मैं आपको विनाइल क्लोराइड दिखाता हूं। विनाइल क्लोराइड क्या होता है? विनाइल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड, इसको ऐसे करके लिखता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर एक क्लोरीन जोड़ देना, इसी का नाम है विनाइल क्लोराइड। क्या नाम है? विनाइल क्लोराइड कहा जाता है। अब ये विनाइल क्लोराइड को बेंजोइल मतलब पेरोक्साइड की उपस्थिति में जब हम बहुलीकरण करते हैं। अच्छा, ये विनाइल क्लोराइड पता है कैसे प्राप्त होता है? इथाइन से, जिसको एसिटिलीन कहते हैं, उससे हम प्राप्त करते हैं। अब इसको भी ये कई बार पूछा गया विनाइल क्लोराइड कैसे मिलता है, तो विनाइल क्लोराइड में क्या करना है, इथाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, आइन वाला ट्रिपल बॉन्ड था, इसको क्या करना है, सॉरी CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको कहा इथाइन कहा गया, मेथेन इथेन, और ट्रिपल बॉन्ड को आइन कहा जाता है, तो इसको मतलब जो है मिथाइन कहा जाता है। ठीक है। अब इसको क्या किया गया है, अब इसको हीट कर दिया जाता है HCl के साथ, और जैसे ही हीट किया जाता है तो एक इसका ट्रिपल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड टूटता है और वहां क्लोरीन जाके जुड़ जाता है, तो बन के आता है विनाइल क्लोराइड। और विनाइल क्लोराइड का जब हम क्या करते हैं, बहुलीकरण कर देते हैं, बहुलीकरण कर देंगे, तो आप बताओ क्या विनाइल क्लोराइड के पास आपको देखने में लग रहा है OH ग्रुप है? क्या यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है क्या? आप बोलोगे सर नहीं, तो मैं बोलूंगा कैसे ये मतलब आपस में रिएक्शन करेगा, तो आप बोलोगे सर ऐसा करो डबल बॉन्ड तोड़ दो। अब आप खुद दिमाग लगा सकते हो, आप खुद रिएक्शन लिख सकते हो। एक बार प्रैक्टिस करो लिख कर कि लिख पाते हो कि नहीं, बना पाते हो कि नहीं। तो अब यहाँ पे देखना है समझ में, अच्छा डबल बॉन्ड यहाँ पे है, यहीं पर टूटना है डबल बॉन्ड, और यहीं टूट कर जब इधर भी पोजीशन खाली होगा, इधर भी पोजीशन खाली होगा, और यहीं से बहुत सारे विनाइल क्लोराइड जुड़ते हुए चले जाएंगे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, और लंबा चेन बनेगा विनाइल क्लोराइड का, उसी का नाम होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको शॉर्ट में कहेंगे PVC।
अब जरा देखो, इसका बहुलीकरण कराए तो वास्तव में हुआ क्या, CH2, देखते रहना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, ये था, और ये क्लोरीन को ऊपर लटका दो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है दिक्कत। तो अब जरा एक बात यहां से आप देखो, नोट करो यहां से, कि यहां से डबल बॉन्ड टूटेंगे, यहां से क्या होंगे, डबल बॉन्ड टूटेंगे, और ये पाई बॉन्ड हट गया। तो अब इसके पास जब पाई बॉन्ड हटा तो इसके पास क्या बचा, इसके पास एक पोजीशन इधर खाली हो गया, और इसका भी तो एक लॉस हुआ ना, तो इसका भी एक पोजीशन इधर खाली हो गया, और ऐसे करके दोनों इंड पर एक एक पोजीशन खाली हो जाता है। अब ये पोजीशन जो है दूसरे ग्रुप को जोड़ने के लिए रेडी है। अब ये दूसरा ग्रुप में किसको जोड़ेगा, खुद को ही जोड़ेगा। बहुत सारे विनाइल क्लोराइड वहां प्रेजेंट थे, तो अब बहुत सारे में से कुछ को इधर जोड़ता हुआ चलेगा और कुछ को इधर जोड़ता हुआ चलेगा, और इस तरह से विनाइल क्लोराइड का एक लंबा चेन बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, उतना तो दिखा नहीं पाऊंगा, बस इतना कर देता हूं कि इधर भी n संख्या में, इधर भी n संख्या में, और इसी का नाम है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में इसे रिएक्शन करते हैं, किसके प्रेजेंस में, बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में इसे बहुलीकरण कराया जाता है। देखो कितना है। और ये याद रख लेना, विनाइल क्लोराइड क्या होता है, विनाइल क्लोराइड होता है CH2 और क्या जुड़ गया है, वहां पे क्लोरीन ऐड हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे चलता हूं। अब यहां देखो क्या कहा जा रहा है, विनाइल क्लोराइड जो है बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड मतलब C6H5COO, इसको कहते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड कहा जाता है। किसको, विनाइल क्लोराइड को बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में बहुलीकरण कराने पर PVC का निर्माण होता है। बहुलीकरण कराएंगे PVC। आप देखो ये था हमारा विनाइल क्लोराइड था, CH2 डबल बॉन्ड यहाँ पे, वहां पे H2 कर दिया था, यहाँ पे एक चीज गलती कर दिया, यहाँ H2 नहीं होगा, यहाँ तो सिर्फ केवल H होगा, ठीक है, क्योंकि ये दो वैलेंसी, एक हाइड्रोजन और एक ये बॉन्ड, 4 तो पूरा हो गया, तो H2 देने का कोई सेंस ही नहीं था वहां पे, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, आप अच्छे से ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो यहां क्या हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ क्लोरीन है, इसी का नाम है विनाइल क्लोराइड। अच्छा ये कैसे प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है इथाइन से। इथाइन को कहते हैं एसिटिलीन, एसिटिलीन जो आप गैस का नाम सुने होंगे, मतलब जो है ये है इथाइन है, और इथाइन में आइन लगा हुआ है, देखो आइन, आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, और इथेन का मतलब होता है 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ा गया और इसको रिएक्शन कराया गया है HCl के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में इसको रिएक्शन कराया गया, तो क्या बन के निकल गया है, विनाइल क्लोराइड। और इसको क्या किए, बहुलीकरण कराए, किसके प्रेजेंस में, बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कराए, तो क्या प्राप्त हुआ है, विनाइल PVC का प्राप्त हुआ, इसी को कहते हैं PVC। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए बहुत अच्छा। अब देखो इसकी क्या क्या खासियत है। अच्छा ये थर्मोप्लास्टिक है। अच्छा प्लास्टिक भी 2 प्रकार का है, एक थर्मोप्लास्टिक, एक थर्मोसेटिंग। आप पूछोगे सर थर्मोप्लास्ट क्या होता है, थर्मोसेटिंग क्या होता है, अब देखते हैं क्या होता है। ये प्लास्टिक का खासियत है, थर्मोप्लास्टिक है, और ये जब मतलब एक कठोर बहुलक होता है, जब इसको गर्म करोगे तो अधिक मुलायम नहीं हो पाता है, ये मुलायम नहीं हो पाता, ये कठोर होता है, इसलिए इसमें प्लास्टिसाइजर मिलाकर मुलायम कराया जाता है। अच्छा इसकी खासियत क्या है, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी गुण क्या है, ये थर्मोप्लास्ट है, ये कठोर होता है, इस पर आप हीट डाल दो उसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं होता है, और मजबूत स्ट्रेंथ तो इसका है ही, कि कठोर है, ये ज्यादा
हीट इस मतलब जो इस पर ज्यादा प्रभावित नहीं होता, उसको मुलायम नहीं कर पाता है, इसलिए वायर के कवरिंग में किया जाता है। अब वायर जो देखते होगे महंगे महंगे ब्रांड का, जो भी महंगा ब्रांड है, जो घर में अपने लोग को वायरिंग कराने के लिए जो वायर खरीदते हैं मार्केट से, उसका जो कवर होता है उस पर लिखा होता है पीवीसी वायर। पीवीसी क्यों? क्योंकि हम जानते हैं वायर में जो रेसिस्टेंट होता है, प्रतिरोध जो होता है, उसके कारण से वो हीट को मतलब जो करंट को लॉस करता है, हीट को लॉस करता है, और हीट जब लॉस होता है तो गर्म हो जाता है। अगर खराब प्लास्टिक रहा, अगर खराब प्रकार के खराब टाइप के अगर पॉलीमर्स का इस्तेमाल किया, वो तो जल जाएगा, और जल जाएगा तो तार जल्दी ब्रेक हो जाएगा। तार ब्रेक हो गया तो वो ओपन हो जाएगा, करंट लगने के बहुत चांस होंगे। तो इसलिए उस पर हीट का ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है, और इसलिए हीट का प्रभाव नहीं होता, इसलिए उसका कवरिंग जो होता है पीवीसी से कराया जाता है। आप इस वायर को बाहर में भी धूप में भी बहुत दिनों तक छोड़ दो तो इसके जो ऊपर के कवर्स होते हैं वो फटते नहीं हैं, वो अलग नहीं होते हैं, इसलिए मजबूत माना जाता है। इसलिए इसका प्राइस जो है वो कवरिंग का प्राइस लिया जा रहा है, क्योंकि वायर तभी तक सेफ माना जाएगा जब उसका कवर अच्छा होगा। अगर कवर ही हट जाए तो सेफ्टी कहाँ रह जाएगा फिर। तो हमें सेफ्टी ज़्यादा चाहिए, इसलिए अच्छा हम लोग जो घर में जो हम लोग प्लम्बर जो हमारे घर में पाइप लगा के जाता है, वो पाइप में भी आप देखना, अब अगर मतलब वो जो अच्छे मतलब लोग हैं, अच्छे मतलब अच्छे लोग का मतलब नहीं, सब तो अच्छे ही हैं, जो मतलब जो अच्छा से अपने शौक से घर बनाते हैं, अच्छे से बनाते हैं, ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, तो वहाँ पे लोकल पाइप की जगह पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करते हैं। पता है पीवीसी पाइप क्यों इस्तेमाल होता है? क्योंकि वो मजबूत, एक बार आप लगा लो तो आपको दोबारा पाइप लगाने का झंझट नहीं रहेगा, उसका कोई भी टेंशन वहाँ नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उस पाइप से अगर गर्म पानी आप गुजार रहे हो तो उसका भी मतलब गर्म पानी गुजारने पर भी उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठंडा पानी डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बहुत दिनों तक वो टिकाऊ रहता है। गर्म पानी हो ठंडा पानी हो उसको कोई फर्क, अगर आपके घर में गीजर्स लगे हुए हैं, गीजर्स के पानी निकल के आएंगे, वो पानी का भी उस पर कोई परवाह नहीं। अच्छा उसके जगह पे आप जो है लोहे के पाइप नहीं लगा सकते, उसमें जंग लग जाएंगे, टूट जाएंगे, झड़ जाएंगे। तो उसकी जगह सबसे अच्छा है आप मतलब किसका इस्तेमाल कर लो, आप इस्तेमाल कर लो पीवीसी पाइप का। ये बहुत ज़्यादा मतलब टिकाऊ होता है। तो आपको ये बात समझ में आ गया कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? इसका इस्तेमाल हो रहा है हमारे वायर के कवरिंग में। वायर का जो कवर होता है उसमें कर रहे हैं बोरिंग पाइप, जो हम पानी को जमीन से निकालने के जो पाइप को अंदर डालते हैं वही बोरिंग पाइप है, उस पाइप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो हमारे विद्युत के संयंत्र बनाए जाते हैं उसमें जो प्लास्टिक लगता है रेसिस्टेंट करंट लगने से बचने के लिए, वो पीवीसी का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आपने? चलिए बहुत अच्छा। अब आगे चलता हूँ। अब देखो ये वाला पाइप आप मार्केट में देखे होंगे, आप ये घर में वायरिंग करवाते हैं तो आपको ये देखने को मिलता है। ये इसमें लोकल प्लास्टिक भी आता है और आपको पीवीसी भी मिलता है। तो आप पीवीसी का डिमांड करोगे तो पीवीसी मिलेगा, लोकल डिमांड करोगे लोकल मिलेगा। इस पे लिखे हुए रहते हैं पीवीसी पाइप्स, ठीक है। और ये भी हमारा क्या है, ये पीवीसी पाइप है जो प्लम्बरिंग के लिए हम लोग लगाते हैं, अपने घरों में लगाते हैं, अपने बाथरूम में लगाते हैं, ये सब इस्तेमाल होता है। ये सारे के सारे क्या है, पीवीसी पाइप। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। किसका मतलब इसका मोनोमर्स क्या है, तो विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड कैसे प्राप्त हुआ था, एसिटिलीन इथाइन से, याद है? तो ये एकदम आपका एक बार अच्छे से आप एक बार पढ़ लो तो बहुत कम आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। इसलिए तो बोलता हूँ कुछ खास ये चीज़ है नहीं, बस आपको अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ना है, ठीक है। अब आगे चलता हूँ। अच्छा अब तीसरा बहुलीकरण का, सॉरी पॉलीमर्स का, अब तीसरा तरीका है उसको क्लासिफिकेशन करने का, उसका वर्गीकरण करने का। तीसरा तरीका क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ मोड, मतलब जो मोड ऑफ बॉन्डिंग, ये बहुलक किस तरह से बॉन्ड बनते हैं उस बात पर बहुलक का वर्गीकरण किया गया। अच्छा बॉन्ड बनने का दो तरीका आपको बताया था ना कि जब बहुत सारे मोनोमर्स को आपस में रिएक्शन कराओगे
तो बॉन्ड दो तरीका से ही बन सकता है, एक OH ग्रुप को हटाकर जुड़ जाएंगे आपस में, और एक OH ग्रुप नहीं होगा तो पाई बंधन को हटा के, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को हटा के जोड़ता था। तो उसी के आधार पे है। तो यहां पे लिखा है मोड ऑफ बॉन्डिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ बॉन्डिंग। इसका मतलब क्या है, बॉन्ड बनने के तरीके के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण। अच्छा, इसके आधार पर दो प्रकार के बहुलक होते हैं, एक बहुलक को कहा जाता है एडिशन पॉलीमर और दूसरे को कहा जाता है कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर को कहते हैं योगशील बहुलक और कंडेंसेशन बहुलक को, पॉलीमर्स को कहते हैं संघनन बहुलक। ये याद रख लेना कि बहुलक के बंधन बनने के आधार पर बहुलक को दो भागों में बांटा गया है, एक को कहा गया है एडिशन पॉलीमर और दूसरे को कहा गया है कंडेंसेशन पॉलीमर। अब एक एक करके देखता हूं, एडिशन पॉलीमर क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है। आप इसका एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छा। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट लिया है। अब इसको सबसे पहला पढ़ने जा रहे हैं हम लोग एडिशन पॉलीमर। बोला जाता है एडिशन पॉलीमर वो होते हैं ऐसे बहुलक, एडिशन पॉलीमराइजेशन द्वारा, ऐसे बहुलक जो एडिशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा प्राप्त होते हैं उसे एडिशन पॉलीमर कहते हैं। अब लोग होता क्या है, अब इसमें क्या होता है, दो मोनोमर्स आपस में जुड़ेंगे लेकिन यहां पर OH को तोड़ के नहीं जुड़ेंगे, पाई बंधन को तोड़ के जुड़ेंगे। अगर पाई बंधन टूट के जुड़ा तो आपको पता है पाई बंधन टूटेगा तो कोई मॉलिक्यूल्स अलग नहीं होगा, और जब कोई भी एटम्स अलग नहीं होंगे इसका मतलब कोई भी चीज वहां से निकलेगा नहीं। तो ऐसे बंधन के द्वारा जब पॉलीमर्स का निर्माण होता है तो इसी का नाम है एडिशन पॉलीमर। जहां जहां भी पाई बंधन तोड़ के मोनोमर्स आपस में जुड़े हैं वहां से कोई भी एटम बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर नहीं निकल पाता है, और ऐसे ही पॉलीमर्स को ही कहा जाता है एडिशन पॉलीमर। यहां देखो ना, एडिशन पॉलीमर क्या है, लिखा एडिशन पॉलीमराइजेशन में पाई बंधन टूटकर, एकदम याद रखना कौन से बंधन टूटते हैं यहां पर, पाई बंधन टूटकर जो है मोनोमर्स को आपस में जोड़ते हैं। और एडिशन पॉलीमराइजेशन के बाद जो बहुलक बनते हैं उसके इंपेरिकल फॉर्मूला, जो उसका इंपेरिकल फॉर्मूला होता है वो नहीं बदलता। क्योंकि फॉर्मूला कब चेंज हो जाता है, इंपेरिकल फॉर्मूला कब चेंज हो जाता है, जब वहां से कोई एटम या मॉलिक्यूल्स ग्रुप टूट कर दूर जाएगा। अरे उसमें एटम की संख्या बढ़ जाए या घट जाए तभी तो फॉर्मूला चेंज होगा। जैसे H2O था, हाइड्रोजन टूट जाएगा तो ऑक्सीजन बच जाएगा वहां पे, तो फॉर्मूला चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो फॉर्मूला कब चेंज हो जाता है, जब उसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स टूट कर अलग हो जाते हैं तभी तो फॉर्मूला चेंज होगा। यहां तो एटम्स मॉलिक्यूल्स टूट कर बाहर नहीं जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि वहां पाई बंधन टूट रहा है, और पाई बंधन टूटने से दोनों पोजीशन खाली हुआ और दोनों पोजीशन पे आके जुड़ा। तो कोई एटम्स बाहर ही नहीं गया तो फॉर्मूला का क्या चेंज, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं बदलता है। ये याद रख लेना आप, एडिशन पॉलीमराइजेशन द्वारा बने बहुलक में एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं बदलते हैं। जैसे पॉलीथीन, आपको याद है इथीन को जोड़ने के लिए डबल बॉन्ड को तोड़ा था, तो पॉलीथीन कौन से मतलब जो पॉलीमर्स हैं वो पॉलीथीन जो है एडिशन पॉलीमर्स है। अच्छा, इसके अलावा पॉलीप्रोपीन, अब बोलोगे सर ये पॉलीप्रोपीन क्या होता है, अभी हम पढ़ेंगे पॉलीप्रोपीन क्या होता है। उसके बाद पॉलीएस्टेरीन, इसको भी नहीं पढ़े, इसको भी पढ़ेंगे। टेफ्लॉन, अच्छा अभी तुरंत थोड़ा देर पहले PVC पढ़े थे। अच्छा बताओ PVC में विनाइल क्लोराइड कैसे जुड़ता था, OH को हटा के जुड़ता था या पाई बॉन्ड को हटा के जुड़ा था। आप बोलोगे पाई बॉन्ड को हटा के जुड़ा था, तो बताओ PVC कौन सी रिएक्शन है, कौन सा मतलब जो है एडिशन है या कंडेंसेशन है, एडिशन है। क्लियर है। उसी तरह से PPM हम देखे ना, पॉलीमिथाइल मेथैक्राइलेट, प्लेक्सीग्लास, वो क्या हो रहा था वहां पर, वहां भी पाई बंधन टूटकर मिथाइल मेथैक्राइलेट आपस में जुड़े हुए थे, PPM का निर्माण किए थे। नियोप्रीन, ये भी रबर है, नियोप्रीन भी एक प्रकार का रबर ही देखेंगे। बूना एस रबर, ये सब एग्जाम्पल हैं
एडिशन पॉलीमर। अब इसमें से सबसे पहला हम लोगों ने पॉलीथीन तो पढ़ चुके हैं अपने लोग, अब अपने लोग पढ़ने जा रहे पॉलीप्रोपीन, और उसके बाद अलग अलग एग्जाम्पल्स को देखेंगे फिर से। तो अब चलो हम देखते हैं पॉलीप्रोपीन क्या होता है। आप इसका एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, चलो बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ता हूं। अब सबसे पहला एग्जाम्पल है पॉलीप्रोपीन। जैसे नाम से ही क्लियर है, बहुत सारे प्रोपीन, कौन से, बहुत सारे प्रोपीन जब आपस में रिएक्शन करके जुड़ जाएंगे तो पॉलीप्रोपीन का निर्माण होगा। तो मैं पूछूंगा पॉलीप्रोपीन का मोनोमर्स क्या हैं, तो आप बोलोगे सर प्रोपीन है। अब प्रोपीन क्या होता है, मेथेन इथेन प्रोपेन। कितने कार्बन चेन है, 3 कार्बन चेन है। अरे कितनी संख्या है कार्बन चेन की, 3 है। मेथेन इथेन प्रोपेन, और इन लगा हुआ है, इन लगा हुआ है तो बताओ कौन से बंधन आएंगे, डबल बॉन्ड आएंगे। तो आप बना सकते हो, आप करके देखो। चलो मैं करके दिखाता हूं। अब देखो ये क्या है, यहां से CH2 डबल बॉन्ड CH2, और फिर यहाँ CH2 नहीं होगा, यहाँ CH हो जाएगा, और यहाँ पे CH3 जुड़ जाएगा। आप देखो, देखो ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, प्रोपेन। और यहाँ डबल बॉन्ड है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। प्रोपीन है। अब ये n संख्या में जब हम लेंगे, कितने संख्या में लेंगे, n संख्या में, और बहुलीकरण कराएंगे। क्या कराना है, बहुलीकरण। अच्छा यहाँ बहुलीकरण जो होगा, बहुलीकरण जो होगा वो जिगलर नाटा कैटलिस्ट, याद है आपको, जिगलर नाटा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा। अब आप लोग कमेंट में बताना जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या है, कमेंट में बताना क्या उसके फॉर्मूला है। मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताना, ठीक है। वास्तव में जो जिगलर नाटा था वो सबसे पहला जिगलर नाटा कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके सबसे पहला पॉलीप्रोपीन का निर्माण किया था। और यही टेक्निक हम लोगों ने पॉलीथीन बनाने में भी किया था। जब हाई डेंसिटी पॉलीथीन बना रहे थे तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट का यूज किया था। जिगलर नाटा कैटलिस्ट ने सबसे पहला पॉलीप्रोपीन बनाया। ये भी एक पॉलीथीन के ही जैसा दिखने वाला है, ये भी प्लास्टिक ही है, लेकिन हाई डेंसिटी वाला जो पॉलीथीन था उससे बेहतर क्वालिटी का। अच्छा मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं। आप जो जब भी मतलब, अब तो चलो खैर, अब तो कपड़े के थैले मिलते हैं मार्केट में सामान लाने के लिए। आप पहले पहले क्या था, जैसे बड़े बड़े आप कपड़े के शोरूम में जाओ या बड़े बड़े कपड़े के आप दुकान जाते थे तो पता है कपड़े वाला क्या करता था, वो आप देख लेता था कि आपने ज़्यादा रुपये का परचेज किया है सामान उसके दुकान से, तो आपको एक अंदर से एक स्पेशल थैला निकाल के देता था, और वो प्लास्टिक हुआ करता था, और बहुत ही मतलब कोमल प्लास्टिक होता था, आवाज नहीं करता है, और सब पॉलीथीन को आप छुओगे तो उसमें से आवाज निकलेगा। और ये वाला जो पॉलीथीन है, ये वाला जो प्लास्टिक है, आप छुओ एकदम सॉफ्ट लगेगा, आप उसमें से आवाज ही नहीं निकलता है। तो वो जो पॉलीथीन है, वो जो प्लास्टिक है, उसी का नाम है पॉलीप्रोपीन। मैं दिखाऊंगा, आपको देखोगे तो आप बोलोगे नहीं सर, ये ऐसे प्लास्टिक बन जाते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जो आवाज, आप जैसे मार्केट में पॉलीथीन मिलता है, पॉलीथीन का जो बैग मिलता है, आप उसको छुओ तो कर कर का आवाज आने लगता है, वहां से कुछ साउंड बाहर निकलते हैं। इसको छूने पर साउंड बाहर नहीं आएगा। आप इसको किसी भी तरह से मतलब जो है मुड़ोड़ के रखो तो इससे साउंड नहीं निकलेगा। और मार्केट में जो प्लास्टिक के पॉलीथीन मिलते हैं उसको एक बार आप मतलब जो घुमाओ, उसको छुओ तो उससे आवाज निकलता है, पता चलता है कुछ खोला जा रहा है, पता चलता है कि नहीं। ये अंतर है, ये डिफरेंस है, ये थोड़ी सी बेस्ट क्वालिटी के।
ठीक ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम पोलीप्रोपीन मतलब प्रोपीन को लिए, और प्रोपीन में जानते हैं 3 मतलब कार्बन होंगे, और इन लगा है तो डबल बॉन्ड होगा। अब जरा एक चीज बताओ कैसे जुड़ेंगे। आप बोलोगे सर यहाँ तो OH है ही नहीं, डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। अब डबल बॉन्ड टूटेगा तो जरा देखो क्या हो गया यहाँ पे, इसको करके दिखा रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या हो जाएंगे CH2, यहाँ पे क्या हो गए CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या करो एक CH3 इधर जोड़ दो और एक H यहाँ जोड़ दो। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, यहाँ पे हमने इसलिए कि बॉन्ड बना रहा है, इसलिए रिएक्शन करवा रहा हूँ, इसलिए मैं उस पोजीशन को दिखा रहा हूँ। अब यहाँ से क्या होंगे, ये इसका बंधन को, ये पाई बंधन है, पाई बंधन हट गया। अब इसके हट जाने से आप जरा गौर करो, इसका भी एक वैलेंसी खाली हो गया, इस कार्बन का भी एक वैलेंसी खाली हो गया, और इधर बहुत सारे प्रोपीन आके जुड़ेंगे, इधर भी इस साइड भी बहुत सारे प्रोपीन जुड़ते हुए चलेंगे और n संख्या में जुड़ेंगे, और इसी के n संख्या में जुड़ जाने के कारण इसका नाम है पोलीप्रोपीन। पोलीप्रोपीन कितना आसान है, कितना इजी है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए बहुत अच्छा, लिया ना आपने। चलो अब इसका देखो, यहाँ पे कहा गया है पोलीप्रोपीन को सर्वप्रथम बताया था ना, सबसे पहले किसने बनाया था? जिगलर नाटा ने बनाया था। कब? 1960 में बनाया था। और प्रोपीन को जिगलर नाटा कैटलिस्ट की उपस्थिति में हीट कर देते हैं, कितना? 373 केल्विन तापमान पर, और 10 ATM पर हीट करने पर हमें क्या मिलता है? पोलीप्रोपीन की प्राप्ति होती है। अब देखो ये वही है, प्रोपीन है। अब प्रोपीन को हमने जिगलर नाटा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या किया है? हीट करा दिया, और जैसे हीट कराया है तो इस तरह का संरचना है जो मिलता चलेगा, इसी का नाम है पोलीप्रोपीन। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं आगे चलूंगा। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? बहुत अच्छा। अब आगे आओ। अब ये पॉलीथीन देखो आप, ये वाला प्लास्टिक का जो बैग है, जब ये प्लास्टिक के बैगों को आप छुओगे तो आपको बहुत सॉफ्टनेस इसमें लगेगा। इसमें आवाज ज्यादा निकलते नहीं है, हल्का फल्का निकलता है, और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ऐसे जो पॉलीथीन होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं पॉलीथीन, ये काफ़ी मजबूत पॉलीथीन होता है। मार्केट में आप इसमें थैलेम कुछ रखो तो जल्दी ये फटते नहीं है जल्दी। हाई HDP से, हाई डेंसिटी पॉलीथीन से ये अच्छा क्वालिटी है। सबसे लोएस्ट क्वालिटी था लो डेंसिटी पॉलीथीन, उससे बेहतर है हाई डेंसिटी, उससे भी अच्छा है पोलीप्रोपीन। अब ये इसको आप लोग पोलोथीन कहोगे, नहीं, ये पोलीप्रोपीन है। ठीक है, डिफरेंस समझो आप। डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, अंतर को ही समझाना ज्ञान है। समझ आया ना? तो ज्ञान प्राप्त करो। ठीक, आपने स्क्रीनशॉट लिया? चलो आप देखो, ये जो सिरिंज है जिससे इंजेक्शन दिए जाते हैं, ये किसके बने होते हैं? ये इसका जो प्लास्टिक है आगे वाला निडिल देख लो, ये निडिल है, और ये इसका सिरिंज है। ये कौन से प्लास्टिक के? पोलीप्रोपीन। कौन से प्लास्टिक? अब ये प्लास्टिक तो आप सिरिंज तो आप छुए होंगे, तो वो क्या होता है, एकदम सॉफ्टनेस होता है उसके अंदर मतलब उबर खावर नहीं होता, वो मतलब जो है भुरभुरा नहीं होता, एकदम सॉफ्टनेस होता है। ये है पोलीप्रोपीन, और इसका इस्तेमाल बहुत सारे हम मतलब जो है देख लो ना, प्लास्टिक के रूप में कर रहे हैं, बकेट्स बनाने में करेंगे बहुत सारा मतलब। हाँ, इसका जो बाल्टीन बनाया जाता है वो भी महंगा आता है, वो एकदम सॉफ्टनेस होता है उस बाल्टीन में। ठीक है, तो ये बहुत सारे आप देख रहे हो, बहुत सारे डिब्बे को बनाने के लिए, बाल्टीन को बनाने के लिए, मग को बनाने के लिए, बोटल्स को बनाने के लिए हम लोग करते हैं। तो ये जो है पोलीप्रोपीन का इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो आप। चलो ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ तक से ये वाला देखो टेबल, ये कुर्सी देखा होगा आपने, ये भी कुर्सी टेबल सब बनाया जाता है पोलीप्रोपीन से। क्लियर हो गया है? ये सब इसके इस्तेमाल होते हैं। अब कहा जाता है
पॉलीप्रोपीन का उपयोग पॉलीथीन के स्थान पर किया जाता है। मैंने बताया ना, पॉलीथीन के स्थान पर, जहां पर ज्यादा मजबूती चीज की जरूरत है वहां पर पॉलीथीन ना बनाकर हम पॉलीप्रोपीन को बनाते हैं। इसका उपयोग रस्सी, पाइप, टॉय, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में हम लोग करते हैं। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखता हूं। अगले दिन जो है, अगला क्लास में आप लोगों को कंडेंसेशन पॉलीमर्स के बारे में बताऊंगा। चलिए, आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, एकदम जोश एनर्जी के साथ मेहनत करते रहना, छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलो कल मिलता हूं।